हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सब। एमसीक्यूज वाली जो हमारी सीरीज चल रही थी उसी में आज हम नेक्स्ट क्लास को कंप्लीट करेंगे। जो भी बच्चे आगे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि हमारी ये सीरीज आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। नीचे जो बंदरगाह दिए गए हैं उनमें से एक कौन सा है जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए देख लीजिए, कांडला बंदरगाह। ऑप्शन बी है उडुपी बंदरगाह। ऑप्शन सी है पारादीप बंदरगाह या ऑप्शन डी है जंजीरा बंदरगाह। तो कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। भारत का ये वाला कौन सा तट है, तो ये पश्चिमी तट है और ये वाला हो जाएगा आपका पूर्वी तट। पूर्वी तट कौन सा बंदरगाह है पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। तो भारत के सबसे पहले ऊपर की साइड यहाँ पे कौन सा बंदरगाह है, गुजरात में है कांडला बंदरगाह। उसके बाद आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपका है मुंबई बंदरगाह। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तीसरा है जंजीरा बंदरगाह। कौन सा हो जाएगा, जंजीरा बंदरगाह। उसके बाद गोवा। गोवा में आपका आता है मुर्मुगांव। मुर्मुगांव। कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह हो जाएगा, उडुपी बंदरगाह। और उसके अलावा न्यू मंगलोर बंदरगाह। न्यू मंगलोर बंदरगाह। अब देख लीजिए पूर्वी तट वाले बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। उसके बाद ओडिशा में आपका आएगा पारादीप बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह ये आ जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे आ जाएगा, विशाखापट्टनम। उसके बाद में एन्नोर बंदरगाह। और उसके बाद में आ जाएगा न्यू तुतीकोरिन। कौन सा आ जाएगा, न्यू तुतीकोरिन बंदरगाह। तो ये आपके पूर्वी तट और पश्चिमी तट के बंदरगाह एक बार देख लीजिए अच्छे से। पश्चिमी तट के बंदरगाह पहला है कांडला बंदरगाह, गुजरात में पड़ता है। उसके बाद मुंबई बंदरगाह, जवाहरलाल बंदरगाह और जंजीरा बंदरगाह। ये तीनों आपके कहाँ पड़ते हैं, महाराष्ट्र में। कहाँ पे आएंगे, महाराष्ट्र में। मुंबई बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जंजीरा बंदरगाह। उसके बाद मोर्मुगांव बंदरगाह ये पड़ता है गोवा में। कहाँ पे, गोवा में। उडुपी और न्यू मैंगलोर ये बंदरगाह कहाँ पे पड़ते हैं, ये पड़ते हैं कर्नाटक में। उसके बाद में इसके नीचे आ जाएगा कोचिन बंदरगाह, ये पड़ता है केरल में। ये आपके है पश्चिमी तट के बंदरगाह। पूर्वी तट के बंदरगाह में देखिए पश्चिम बंगाल, यहाँ पे कौन सा बंदरगाह है, हल्दिया। उसके बाद ओडिशा में है पारादीप बंदरगाह। विशाखापट्टनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में। एन्नोर बंदरगाह और न्यू तुतीकोरिन बंदरगाह पड़ता है आपका तमिलनाडु वाले एरिया में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, तो पारादीप बंदरगाह जो है पूर्वी तट पे है, न कि पश्चिम तट पे। तो सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। कांडला गुजरात में पश्चिमी तट पे, उडुपी बंदरगाह कर्नाटक में है और जंजीरा बंदरगाह महाराष्ट्र में है, जबकि पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है, ओडिशा में है। ये देखिए आपका पारादीप बंदरगाह ओडिशा वाले भाग में पड़ता है, ये पूर्वी तट पे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नदी एवं उनके किनारे स्थित नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 4 नदियों के नाम दिए गए हैं और 4 ही शहरों के नाम दिए गए हैं। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। पहला है हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, लुधियाना सतलुज नदी के किनारे, सूरत नर्मदा नदी के किनारे, बरेली रामगंगा नदी के किनारे। कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो हैदराबाद कहाँ पे है, हैदराबाद आपका स्थित है मूसी नदी के किनारे। लुधियाना कहाँ पे पड़ता है, लुधियाना पड़ता है पंजाब में और ये कौन सी नदी के किनारे है, तो ये सतलुज नदी के किनारे है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। सूरत आपका पड़ता है गुजरात में और ये किस नदी के किनारे है, तो ये ताप्ती नदी के किनारे है।
कहाँ पे हो जाएगा? ताप्ती नदी के किनारे। बरेली आपका हो जाएगा रामगंगा नदी के किनारे। सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो नर्मदा नदी के किनारे आपका बसा हुआ है जबलपुर। कौन सा हो जाएगा? जबलपुर आपका कौन सी नदी के किनारे है? ये नर्मदा नदी के किनारे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सूरत आपका नर्मदा नदी के किनारे न होके कहाँ पे है? ताप्ती नदी के किनारे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित घाटियों एवं उनसे संबंधित देशों के संदर्भ में कौन सा एक सही सम्मिलित है? पहला है लोअर घाटी जर्मनी, दूसरा है रेबिट घाटी अफगानिस्तान, हम्बर घाटी मिस्र, एब्रो घाटी स्पेन। कौन सा इसमें से एक सही सुमेलित है? तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है लोअर घाटी, ये आपकी कहाँ पे पड़ती है? ये आपकी पड़ेगी फ्रांस में। रेबिट घाटी ये आपकी पड़ती है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के अंदर। हम्बर घाटी ये पड़ती है कनाडा के अंदर। उसके बाद में एब्रो घाटी स्पेन में एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। एब्रो घाटी कहाँ पे है? स्पेन के अंदर है। लोअर घाटी आपकी पड़ती है फ्रांस में। रेबिट घाटी पड़ेगी अफगानिस्तान की बजाय कहाँ रहेगी? यूएसए में। उसके बाद हम्बर घाटी रहेगी कनाडा के अंदर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल डी वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्न को सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ हमें जनजातियां दी गई है और दूसरी तरफ निवास स्थान दिए गए हैं, यानी कौन सी जनजाति है जिसका, कौन सी जनजाति का निवास स्थान कहाँ पे है, इसको हमें सही से इनको इस तरह से बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है सहरिया, दूसरा है चेंचू जनजाति, तीसरा है लेप्चा जनजाति और डी है गद्दी जनजाति। तो सबसे पहले कौन सा है? सहरिया जनजाति। तो सहरिया जनजाति आपकी कहाँ पे पाई जाती है? ये पाई जाती है राजस्थान में। तो 3 नंबर सबसे पहले आएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। देखिए आपको एलिमिनेशन करना भी आना चाहिए। जैसे 3 नंबर सहरिया अगर आपको पता है राजस्थान में, तो ये एक ऑप्शन तो पहले ही कट जाता है। चेंचू जनजाति दक्षिणी भारत में पाई जाती है। कौन से एरिया में? ये पाई जाती है आपकी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला वाले एरिया में। तो चेंचू जनजाति कहाँ पे हो जाएगी? आंध्र प्रदेश में। बी का 1, तो ये वाला भी कट गया, बी का 1। दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है? सबसे पहले आएगा 3, उसके बाद 1। लेप्चा जनजाति ये पाई जाती है सिक्किम में। 3, 1, 4 डी वाला ऑप्शन आपका निकल के आ रहा है, सी भी कट रहा है। और गद्दी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। सहरिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान के अंदर। चेचू जनजाति पाई जाती है आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु और केरला वाले एरिया में चेंचू जनजाति पाई जाती है। लेप्चा पाई जाती है सिक्किम के अंदर और गद्दी जनजाति पाई जाती है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 है जो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो ये कथन दिए गए हैं नीचे, इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला आपका स्टेटमेंट है, सामान्यतः उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के मध्य होता है। दूसरा है, मिट्टी की क्षारीयता की समस्या के समाधान के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तीसरा है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, जबकि सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र गुजरात में है। कौन से स्टेटमेंट इसमें से सही है? केवल एक सही है, 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 3 सही है, या फिर डी 1, 2 और 3 तीनों सही है? कौन सा इसमें से सही आंसर हो जाएगा? तो चलिए एक एक करके इन स्टेटमेंट को देख लेते हैं। पहला है, सामान्यतः उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 6 से 7 के मध्य होता है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। उपजाऊ मिट्टी का जो पीएच मान है वो कितना होता है? 6 से 7। मिट्टी की क्षारीयता की समस्या के समाधान के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है, ये एकदम सही है। अगर क्षारीयता की समस्या है तो उसके लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाएगा। अगर अम्लीयता की समस्या है, किसकी समस्या है? अम्लीयता की, उसके लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? चूने का। और क्षारीयता के लिए आपका प्रयोग किया जाता है जिप्सम का। ऑप्शन दूसरा जो है आपका स्टेटमेंट ये भी सही है, पहला भी सही है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में, जबकि सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र कहाँ पे है? गुजरात में। तो ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। तीनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों की तीनों जो है सही है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर से वही कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा गलत है। पहला है केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान बरेली, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान केरल, और ऑप्शन डी में है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। इसमें से एक स्टेटमेंट गलत है और वो ही हमें बताना है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर यूपी के अंदर है, तो ये वाला एकदम सही है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल कहाँ पे है? हरियाणा में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? शिमला के अंदर, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान ये कहाँ पे है? ये है नवाबों की नगरी लखनऊ के अंदर। तो ये वाला स्टेटमेंट, पहले वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ पे है? ये बरेली में न होकर लखनऊ के अंदर है, जिसे नवाबों की नगरी कहा जाता है। बाकी तीनों के तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश में है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, मृदा की जो लवणता है उसको चेक किया जाता है, उस चेक करने से संबंधित जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है? करनाल के अंदर है। सॉरी, करनाल आपका पड़ता है हरियाणा में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर के अंदर है, कानपुर यूपी में। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आजकल पेपर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा गलत है, कौन सा इसमें से सही है। पहला स्टेटमेंट है पेरू जलधारा प्रशांत महासागर की जलधारा है। पेरू जलधारा प्रशांत महासागर की जलधारा है, यह एक गर्म जलधारा है। ऑप्शन देख लीजिए, केवल एक सही है, केवल दो सही है, सॉरी सही नहीं है, केवल एक सही नहीं है, केवल दो सही नहीं है, दोनों ही सही नहीं है, और न तो एक न ही दो, यानी दोनों सत्य है। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? पेरू जलधारा ये कहाँ पे बहती है? तो ये जो आपका दक्षिणी अमेरिका, ये कौन सा महाद्वीप है? दक्षिणी अमेरिका। यहाँ से कौन सी भूमध्य रेखा के नीचे वाला पार्ट है ये। तो इस तरह से ये जलधाराएं बहती है। कैसे बहती है? ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाती है, और जो जलधाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाती है वो ठंडी जलधाराएं होती है, क्योंकि ध्रुवों पे क्या है? बर्फ है, और बर्फ से जब वो भूमध्य रेखा की तरफ जाएगी तो वो ठंडी जलधाराएं होंगी, और जो जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाती है वो गर्म जलधाराएं होती है। तो ये ध्रुवों से किस तरफ जा रही है? भूमध्य रेखा की तरफ। और ये जो दक्षिणी अमेरिका वाला एरिया है, दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, और ये है कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। तो ये किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी जलधारा है। तो दूसरे वाला स्टेटमेंट गलत है और पहले वाला आपका स्टेटमेंट सही है। कौन सा सत्य नहीं है? तो दूसरा जो है वो सत्य नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमें कौन सा बताना है कि सत्य नहीं है, यानी गलत कौन सा है। तो दूसरे वाला गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला है क्वेश्चन आपका है, पवन द्वारा रेत व बालू के निक्षेप से निर्मित स्तूपों को क्या कहा जाता है? पवन द्वारा, यानी जब हवाएं चलती है तो उससे क्या होता है? रेत व बालू के निक्षेप से, रेत और बालू जब उड़ती है उसके निक्षेप से जब निर्मित स्तूप बनते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है ज्यूजेन, ऑप्शन बी है यारडंग, ऑप्शन सी है बालू का स्तूप, ऑप्शन डी है लोएस। तो इनको क्या कहा जाएगा? देखिए, जब रेत उड़ती है पवन के द्वारा और जो स्तूप बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? बालू का स्तूप। ऑप्शन से ही आपको पता लग जाता है। लेकिन जब मरुस्थलीय इलाकों में जब बहुत तेज हवाएं चलती है और मरुस्थलीय इलाकों से रेत उड़कर किसी दूसरी जगह पर जाके जिन टीलों का निर्माण होता है उसे लोएस कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी बालू का स्तूप। जो स्तूपों का निर्माण होगा उन्हें क्या कहा जाएगा? बालू का स्तूप कहा जाएगा।
पवन और रेत के द्वारा बालू से निक्षेप जो है निर्मित स्तूप होते हैं, उन्हें बालू का स्तूप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे जो कूट दिए गए हैं सूची 1 और सूची 2 में, इनका सही से मिलान करना है। सूची 1 में दिए गए हैं पर्वत और दूसरी सूची में दिए गए हैं सूची दूसरी में जो दिए गए हैं किस तरह के पर्वत है ये हमें बताना है। एक तरफ है वलित पर्वत, दूसरा है बरसोत पर्वत, तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत और डी है अवशिष्ट पर्वत। ये पर्वत जो है इनमें से कौन से पर्वत किस प्रकार के हैं? वलित पर्वत आपके कैसे होते हैं? जिनका निर्माण वलन प्रक्रिया के दौरान हुआ है, यानी 2 बड़ी प्लेटों के टकराने से जिनका निर्माण हुआ है, जिस तरह की हिमालय का निर्माण है, सुलेमान पर्वतों का निर्माण है। तो पहले वाला जो इसमें है वलित पर्वत किसका उदाहरण है? सुलेमान पर्वत जो है वलित पर्वतों का उदाहरण है। और बरसोन पर्वत ये वासजेस पर्वत और वासजेस पर्वत, यानी इसमें कोई भी पर्वत एक दूसरे के जैसे नहीं होते हैं। कौन से पर्वत होते हैं? वासजेस पर्वत। ये किस श्रेणी में आते हैं? तो ये किस प्रकार के पर्वत है? बरसोत पर्वत है। और ये कहाँ पे है? इस तरह के पर्वत जैसे फ्रांस के अंदर है। वासजेस पर्वत कहाँ पे है? फ्रांस के अंदर। ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण एकांकागुआ पर्वत। एकांकागुआ पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो ये ज्वालामुखी पर्वत है। और यूराल पर्वत आपका एक अवशिष्ट पर्वत है। तो 1, 2 और 4, 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। 1, 2, 4 और 3। वलित पर्वत, सुलेमान पर्वत वलित पर्वतों का उदाहरण है। वोस्चेस पर्वत बरसोत पर्वतों का उदाहरण है। और एकांकागुआ पर्वत जो है ज्वालामुखी का, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? एकांकागुआ यूएसए के अंदर। यूराल पर्वत आपका यूरोप के अंदर। इसका हिस्सा कहाँ पे है? रूस के अंदर भी इसका हिस्सा है, क्योंकि आपको पता है कि रूस का कुछ हिस्सा कहाँ पे पड़ता है? यूरोप के अंदर ही पड़ता है। तो ये पर्वत यूरोप के अंदर है, यूराल पर्वत, और ये अवशिष्ट पर्वतों का उदाहरण है। और एकांकागुआ आपका ज्वालामुखी पर्वतों का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचियों का मिलान कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन कौन सा है इसमें से बताना है। पहला देख लीजिए, सूची दी गई है एक तरफ, उसमें जलधाराएं दी गई है, और दूसरी तरफ जो सूची दी गई है उसमें हमें बताना है कि ये किस प्रकार की जलधारा है, गर्म जलधारा है या ठंडी जलधारा है। पहला है मोजाम्बिक की धारा, दूसरा है अगुलहास की जलधारा, तीसरा है कन्नारी की जलधारा और चौथा है फोकलैंड की जलधारा। तो इसमें से कौन सी ऐसी जलधाराएं हैं जो ठंडी जलधाराएं हैं और कौन सी जलधाराएं जो है गर्म जलधाराएं हैं? मोजाम्बिक की जलधारा ये कहाँ पे है? ये आपकी है हिंद महासागर में। कहाँ पे पड़ जाएगी मोजाम्बिक की जलधारा? हिंद महासागर में होगी। दूसरा अगुलहास की जलधारा, ये भी आपकी हिंद महासागर में है। कन्नारी की जलधारा अटलांटिक महासागर में पड़ती है। और फोकलैंड की जलधारा ये भी अटलांटिक महासागर में है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के नीचे की साइड में कौन सा है? फोकलैंड द्वीप है। और वहीं से कौन सी जलधारा बहती है? वहाँ से बहती है फोकलैंड की जलधारा। तो मोजाम्बिक की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? ये भी गर्म जलधारा है। अगुलहास की जलधारा ये भी गर्म जलधारा है। कन्नारी की जलधारा ये ठंडी जलधारा है। और फोकलैंड की जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है। तो इसमें से हमें मिलान करना है। मोजाम्बिक की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी जलधारा है, सॉरी गर्म जलधारा है। तो इसका सही है, 1 नंबर सही है। तो सबसे पहले आ जाएगा 1 नंबर। तो इसका 1 नंबर किस में आ रहा है? सिर्फ डी ऑप्शन में आ रहा है। 1 का पता है तो आपका सही आंसर निकल के आ रहा है। मोजाम्बिक की जलधारा ठंडी है। अगुलहास की जलधारा ये भी गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक और अगुलहास दोनों ही गर्म जलधाराएं हैं। और कन्नारी और फोकलैंड की जलधारा दोनों ही ठंडी जलधाराएं हैं। जो आपका ये आपका है अफ्रीका महाद्वीप, और यहाँ से बहती है मोजाम्बिक की जलधारा, उसके इस साइड से अगुलहास की जलधारा। और जो ये आपका अफ्रीका वाला महाद्वीप है, इसके इस साइड में अटलांटिक महासागर में कौन सी जलधारा है? कन्नारी की जलधारा है। और जो यहाँ पे ये आपकी हो जाएगी फोकलैंड की जलधारा। और इसके इस साइड में कौन सा द्वीप है? तो ये है दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पे फोकलैंड की जलधारा, कन्नारी की जलधारा,
मोजाम्बिक की जलधारा और ये है अगुलहास की जलधारा। मोजाम्बिक और अगुलहास की जलधाराएं दोनों ही गर्म जलधाराएं हैं, जबकि कन्नारी की जलधारा और फॉकलैंड की जलधारा दोनों ही ठंडी जलधाराएं हैं। तो आज की सीरीज में जो हमने एमसीक्यूज किए हैं वो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपके आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। इस सीरीज में हम सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।